Welcome to third part of Introduction to Electrotherapy. This will be the last part of this topic. ये छोटा होगा बहुत और ये थियोरेटिकली है, सब कुछ लिखा हुआ है, मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। तो आपने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल चार्जेस कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, और कुछ एक्साइटेबल टिश्यूज़ होते हैं जिनका खुद का एक पोटेंशियल होता है, और वो पोटेंशियल चेंज होने से जो इम्पल्स है वो आगे कंडक्ट हो सकती है। आपने हीलिंग प्रोसेस देखा था। हीलिंग प्रोसेस में बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स चाहिए थे। तो इन सब में बीच बीच में इलेक्ट्रोथेरेपी का क्या रोल है वो मैं आपको बताता जा रहा था। तो आज मैं वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा, और हमारी जो भी मोडालिटीज़ थी जो हम यूज़ करेंगे उनका भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू, उनकी वर्किंग में, और बेसिक जो गाइडलाइंस होती है, प्रोटोकॉल होता है एक इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी देने का, सब मोडालिटीज़ के लिए जो सेम होता है वो भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ऊपर 0 फ्रीक्वेंसीज से लेकर 10⁻19 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज हैं, और इन फ्रीक्वेंसीज के अंदर हमारी जो इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ है वो कहाँ कहाँ पे लाई करती है वो लिखा हुआ है। ये फ्रीक्वेंसीज कम से ज़्यादा हो रही है तो इनकी वेवलेंथ ऊपर ज़्यादा से कम होएंगी। तो वेवलेंथ नहीं लिखी हुई मैंने, सिर्फ फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई है। तो अगर हम हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल चार्जेस बाहर से देते हैं तो ये हमारी बॉडी में आयंस का मूवमेंट करा सकता है। तो यहीं पे हम देखते हैं कि ये आयंस का मूवमेंट हम आयनटोफोरेसिस में यूज़ कर सकते हैं बाहर से ड्रग डिलीवरी देने के लिए, और यही आयन की मूवमेंट हम मसल को स्टिमुलेट कराने के लिए भी दे सकते हैं, और कंडक्शन आगे बढ़ाने के लिए भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फैराडिक और गैल्वेनिक आ गया। और अगर जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो 50 हर्ट्ज तक पहुँच जाए, 50 हर्ट्ज के आगे पहुँच जाए, ये 10 और 100 के बीच में 50 आएगा, जिसमें आ रहा है 10 हमारा। तो 10 हमारी सुपरफिशियल नर्व्स को स्टिमुलेट कर सकता है। ठीक है, और वो कभी कभार मसल्स को भी स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ आ गए हमारी 10 50 हर्ट्ज से ऊपर के रेंज में। फिर आता है हमारा IFT 1000 से 10,000 के बीच में मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी जो क्लासिफिकेशंस थी उसमें पढ़ा था। IFT में 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स को दिया जाता है हमारी बॉडी में, और ये 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स इंटरफेयर करते हैं आपस में, कैंसिल आउट करते हैं एक दूसरे के फेस को, और एक लो फ्रीक्वेंसी करंट प्रोड्यूस करते हैं हमारी स्किन के अंदर। तो ये डीपर टिश्यूज तक भी जाते हैं और हमारे डीपर मसल्स को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, और नर्व्स को भी स्टिमुलेट करते हैं। उसके बाद इसी के ही अंदर मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स के अंदर आता है रशियन करंट्स, जो कि मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर आता है लॉन्ग वेव। ये जो रेडियो वेव्स का स्पेक्ट्रम है, रेडियो वेव्स के स्पेक्ट्रम में लॉन्ग वेव्स, मीडियम वेव्स और शॉर्ट वेव्स होती है। ये लॉन्ग ऊपर इसलिए लिखी हुई है क्योंकि ये वेव्स है, वेव लेंथ के बेसिस पे लॉन्ग वेव्स लिखा है, और मैंने बोला कि वेवलेंथ ऊपर ज़्यादा है, नीचे को कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी 0 ऊपर से ज़्यादा है, नीचे को बढ़ रही है। तो लॉन्ग वेव ऊपर है, मीडियम वेव, फिर शॉर्ट वेव। तो लॉन्ग वेव डायथर्मी, अल्ट्रासाउंड, शॉर्ट वेव डायथर्मी, ये तीनों ही चीज़ें, इन तीनों ही चीज़ों में फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी बॉडी में इन हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स की वजह से हीटिंग जनरेट होती है, और ये हीटिंग हम थेरेपेटिकली यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है माइक्रोवेव डायथर्मी। माइक्रोवेव डायथर्मी गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट होती है, और इसका भी सेम मैकेनिज्म है, ये टिश्यूज़ में हीटिंग प्रोवाइड करती है। फिर आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड 1 टेराहर्ट्ज तक आ जाती है, 10⁻12 हर्ट्ज। इंफ्रारेड जो है वो रेड कलर की होती है, और रेड कलर की हमको दिखती है, और इंफ्रारेड का भी सेम काम है, वो सुपरफिशियल टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब होती है और हीटिंग प्रोवाइड करती है। इंफ्रारेड के बाद आता है विजिबल रीजन, जो हम नॉर्मल लाइट हम देखते हैं, नॉर्मल वाइट लाइट विब्ग्योर में जो आगे डिवाइड होती है। इसके बाद शुरू होता है UVR। तो जो UVR है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, 3 टाइप की होती हैं, UVA, UVB और UVC। ये बहुत ही हार्मफुल होती हैं, तो इसलिए इसको डोजेज के हिसाब से दिया जाता है, और इसकी डोजेज कैसे डिवाइड होती है वो आप UVR में ही देखोगे। फिर आगे आ जाता है एक्सरेज और गामा रेज। ये हार्मफुल रेज होती है और बर्न कर सकती है पेशेंट में, अंदर टिश्यू को डैमेज कर सकती है। तो ये बेसिक मोडालिटीज थी कि वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करती है, और कैसे कैसे उनका यूज़ होता है, थोड़ा बहुत ब्रीफ।
अब आ जाते हैं हम मैकेनिज्म अंडरलाइंग थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स। तो हर मोडालिटी का मैकेनिज्म अलग होगा, हर मोडालिटी के थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स अलग होंगे, पर एक जनरल जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज देती हैं वो ये 6 इफेक्ट्स देती हैं। पहला है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब जब हम बाहर से इलेक्ट्रिकल करंट्स बॉडी में प्रोवाइड करते हैं तो आयंस की मूवमेंट होने लगती है, और ये आयंस ही केमिकल्स हैं, और इन केमिकल मूवमेंट्स की वजह से, आयन मूवमेंट्स की वजह से बॉडी में कुछ थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स होते हैं। फिर सेकंड आ जाता है स्टिमुलेशन। तो जो हमारे एक्साइटेटरी टिश्यूज हैं जैसे कि नर्व्स और मसल्स, तो बाहर से इलेक्ट्रिक करंट दे के इनको स्टिमुलेट किया जा सकता है, इनमें नर्व इम्पल्स जनरेट किया जा सकता है। थर्ड आता है हमारा हीटिंग। तो जो मैंने बोला कि ये हमारे हाई फ्रीक्वेंसी जो करंट्स है, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट्स, ये जो केमिकल चेंजेस हैं ये आते हैं डायरेक्ट करंट से। स्टिमुलेशन, हीट स्टिमुलेशन डीसी एसी दोनों यूज़ होता है, और इंटरप्टेड डीसी भी यूज़ होता है। हीटिंग में हाई फ्रीक्वेंसी एसी, हाई फ्रीक्वेंसी एसी में आ गए हमारे एसडब्ल्यूडी, एलडब्ल्यूडी, एमडब्ल्यूडी, ठीक है। तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स दिए जाते हैं और हीटिंग जनरेट करवाई जाती है। फिर आ गया हमारा फोर्थ मैकेनिज्म, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो ग्रोथ एंड रिपेयर हीलिंग प्रोसेस हमने पिछली बार पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स हमको चाहिए। तो ये केमिकल मीडिएटर्स को वहाँ पे लेके आना थ्रू इलेक्ट्रोथेरेपी हम हीलिंग प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। कैसे? तो देखा गया है कि जो डायरेक्ट करंट है वो प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए सिंथेसिस को बढ़ाता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए सिंथेसिस को बढ़ाएगा तो हमारा जो हीलिंग है वो एक्सेलरेट होएगा। ऐसे ही देखा गया है कि जो डायरेक्ट करंट है और लो फ्रीक्वेंसी पल्सेटिंग करंट्स होते हैं वो जो हमारा एक्सॉन की रीजनरेशन है उसमें हेल्प करवाते हैं, क्योंकि वो जहाँ पे इंजरी हुई है उस जगह पे कैल्शियम आयंस को लेके आते हैं। और ऐसे ही जो हमारे अल्ट्रासाउंड है और लेज़र है, अल्ट्रासाउंड और लेज़र कुछ आयंस की परमिएबिलिटी चेंज कर देते हैं, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज कर देते हैं, ताकि वहाँ पे आयंस का ट्रांसपोर्ट इजी हो सके और हमारी हीलिंग जो है वो एक्सेलरेट हो सके। इसलिए यूएस और अल्ट्रासाउंड भी हम ग्रोथ एंड रिपेयर मतलब हीलिंग के लिए देते हैं। फिर फिफ्थ आता है आयंटोफोरेसिस। तो हमने यहाँ पे सब पे पढ़ा, चाहे वो रेडिएशन हम दे रहे हैं, चाहे हम वाइब्रेशंस दे रहे हैं, चाहे हम इलेक्ट्रिकल करंट दे रहे हैं, इन सब से एंड में हो क्या रहा है, सेलुलर लेवल पे आयंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यही आयंस का ट्रांसपोर्ट हम बाहर से ड्रग डिलीवरी के लिए दे सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आयंटोफोरेसिस, जिसमें हम ड्रग्स को स्किन के थ्रू और इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम स्किन के अंदर भेजते हैं और हमारी बॉडी में वो चले जाते हैं। तो आयंटोफोरेसिस भी इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर आता है। फिर लास्ट पॉइंट है प्लेसिबो। तो प्लेसिबो आप सबको पता है क्या होता है। तो प्लेसिबो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आई शेल प्लीज। तो अभी मेडिकल लिटरेचर में इसको अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो आई शेल प्लीज जैसे इसका मतलब है, ऐसे ही वो ट्रीटमेंट जो प्लीज करने के लिए दिए जाते हैं रादर देन बेनिफिट, ठीक है, उनको हम प्लेसिबो बोलते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। जैसे डॉक्टर्स कभी कभार दवाई की जगह शुगर पिल्स देते हैं, ठीक है, तब पेशेंट की सेटिस्फैक्शन के लिए। ऐसे ही बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है, डबल ब्लाइंड स्टडीज़ में देखा गया है कि इलेक्ट्रोथेरेपी के प्लेसिबो इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये प्लेसिबो काम कैसे करता है? प्लेसिबो की वजह से भी बॉडी में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। पेशेंट पे कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे को ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और थेरेपिस्ट जो है वो एक्सप्लेन करता है उससे पहले कि ये इफेक्ट्स होते हैं इस चीज़ के। तो ये पेशेंट के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है कि हाँ, अगर मेरे को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो ठीक हो ही जाएगा। बहुत सी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से होती है। स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाता है, और यही प्लेसिबो इफेक्ट उस स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, जिसके थ्रू कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और हमको कुछ थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये थे मैकेनिज्म। अब आ जाते हैं हम बेसिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी। तो एक बेसिक मॉडल क्या होता है इलेक्ट्रोथेरेपी का, इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी देने का, तो ये वॉटसन ने बताया है अपनी रिसर्च में। तो जनरली क्या होता है, सबसे पहले हम किसी भी बॉडी में एनर्जी दे रहे हैं थ्रू मोडालिटी, तो एनर्जी हम देते हैं सबसे पहले।
अब ये एनर्जी देने से थ्रू इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ हमारी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकली सबसे पहले हम एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी में, जिससे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं कुछ। और ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में होने की वजह से हमको कुछ थेरापेटिक इफेक्ट्स मिलते हैं, कुछ बेनिफिट्स हमको मिलते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकली हम बॉडी में एनर्जी देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उसके बाद थेरापेटिक इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन क्लिनिकली हम इसी मॉडल का उल्टा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट की एग्जामिनेशन करते हैं और पेशेंट में देखते हैं कि हमको चाहिए क्या, हमको पेशेंट में कौन से थेरेपेटिक इफेक्ट लेके आने हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम को असेस करते हैं। तो सबसे पहले हम थेरेपेटिक इफेक्ट्स देखते हैं, उसके बाद थेरेपेटिक इफेक्ट्स देखने के बाद कि हमको ये थेरेपेटिक इफेक्ट्स चाहिए, तो उसके लिए कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में होने चाहिए, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस नेक्स्ट आता है। फिर इस फिजियोलॉजिकल चेंजेस को लाने के लिए हमको कौन सी वो मोडालिटी चाहिए जो बेस्ट इस फिजियोलॉजिकल चेंज को ला सके, फिर हम वो डिसाइड करते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि कौन सी वो मोडालिटी है, कौन सी मोडालिटी के थ्रू हम एनर्जी दें जिससे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए वो हमें। उसके बाद वो मोडालिटी में डोज कैलकुलेशन हम करते हैं कि कितने डोज पे ये जो ट्रीटमेंट है वो बेस्ट सूटेड होगा पेशेंट के लिए, उसको सबसे ज़्यादा थेरेपेटिक इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और इस डोज कैलकुलेशन के बाद फाइनली हम जो हमारा ट्रीटमेंट है उसको देते हैं। तो ये एक बेसिक मॉडल है इलेक्ट्रोथेरेपी देने का। सबसे पहले पेशेंट की प्रॉब्लम को एसेस करना, उसमें कौन से थेरेपेटिक इफेक्ट्स हमको चाहिए वो देखना, उसके बाद वो थेरेपेटिक इफेक्ट्स कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में हो वो उसकी वजह से आए। जैसे हीटिंग के थ्रू आ रहे हैं तो हमने फिजियोलॉजिकल चेंज देख लिया। उसके बाद कौन सी मोडालिटी से वो फिजियोलॉजिकल चेंज आए वो डिसाइड करना, और उस मोडालिटी की डोज कैलकुलेशन करना जिसपे सबसे ज़्यादा थेरेपेटिक इफेक्ट्स पेशेंट को मिले। अब ये जो डोज कैलकुलेशन है, मैंने बोला कुछ स्पेसिफिक डोज होती है। यहाँ पे आता है ट्रीटमेंट विंडोज। तो ट्रीटमेंट विंडोज होता है कुछ फ्रीक्वेंसी विंडोज या एम्पलीट्यूड विंडोज, मतलब कुछ एक एरिया जिसमें जो ट्रीटमेंट है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे कोई मोडालिटी है वो 100 से 200 हर्ट्ज तक में ऑपरेट होती है, 100 से 200 हर्ट्ज तक में ऑपरेट होती है। और रिसर्च के थ्रू देखा गया है कि किसी कंडीशन में 140 हर्ट्ज से लेकर 160 हर्ट्ज के बीच में अगर पेशेंट को ये मोडालिटी दी जाती है इतने टाइम तक और इतने इतने पैरामीटर्स तक, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट पेशेंट को देखने को मिलता है। तो वो ट्रीटमेंट विंडोज़ होती है, थेरेपेटिक विंडोज़ होती है, जो हमको रिसर्च आर्टिकल से पता चलेंगी कि हाँ इन पैरामीटर्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द गाइडलाइंस, आपको अपने आप को 3 क्वेश्चन पूछने हैं कोई भी इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडल देने से पहले। सबसे पहले कि क्या इफेक्ट चाहिए इस इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी, जैसे पेन मॉड्यूलेशन आपको चाहिए, आपको पेन कम करना है तो आपको पहले इफेक्ट डिफाइन करना है कि ये इफेक्ट मेरे को लेके आना है इस पेशेंट में थ्रू दिस मोडालिटी। उसके बाद आपको देखना है कि क्या ये मोडालिटी सेफ है कि नहीं। हर मोडालिटी की अपनी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती है और अपने रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो बिना इसके प्रॉपर नॉलेज के आप किसी को इलेक्ट्रोथेरेपी नहीं दे सकते। तो आपको उस मोडालिटी के बारे में सब पता होना चाहिए, पेशेंट की कंडीशंस के बारे में सब पता होना चाहिए। थर्ड है, इज इट बेस्ट मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है। इज इट बेस्ट मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट इकोनॉमिकली फॉर द पेशेंट, ठीक है, कि पेशेंट के लिए इकोनॉमिकली ये बेस्ट मेथड है कि नहीं, थेरेपिस्ट के टाइम के लिए, पेशेंट के टाइम के लिए ये बेस्ट मेथड है कि नहीं, और जो इफेक्ट हमको चाहिए क्या उसके लिए ये बेस्ट मेथड है कि नहीं, बेस्ट मोडालिटी है कि नहीं जो हम यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद आप बेसिक गाइडलाइंस फॉलो करके कोई भी मोडालिटी पेशेंट पे यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक गाइडलाइंस हर मोडालिटी के लिए सेम है, ठीक है। सबसे पहला आता है पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन मतलब आपको कोई भी मोडालिटी देने से पहले सबसे पहले तो पेशेंट को एक्सप्लेन करना है
कि ये मोडालिटी हम आप पे क्यों लगा रहे हैं और इसका इफ़ेक्ट कैसा होगा। जैसे कि अगर आप पेशेंट पे अल्ट्रासाउंड लगा रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन लगा रहे हैं, तो पहले आपको उसको बताना पड़ेगा कि इससे कैसी सेंसेशंस आपको फील होएंगी। ठीक है, आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है इसके इफ़ेक्ट के बारे में, और ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है एथिकली भी, क्योंकि हमें पेशेंट को इन्फॉर्म्ड कंसेंट देना होता है जो भी हम उस पर यूज़ करने वाले हैं। फिर आता है एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग। तो एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग में आ जाता है कि पेशेंट की स्किन टेस्ट करना, वहाँ पे एलर्जिक पेशेंट को कोई एलर्जी है कि नहीं उस मोडालिटी से जो आप यूज़ करने वाले हो, या फिर उस जगह का टेम्परेचर चेक करना, सॉरी उस जगह का सेंसेशंस चेक करना कि पेशेंट की सेंसेशंस इंटैक्ट है कि नहीं, पेशेंट टेम्परेचर का फ़र्क बता पा रहा है कि नहीं, पेशेंट लाइट टच और पिन प्रिक का सेंसेशन बता पा रहा है कि नहीं। इसका एग्जांपल हो गया कि जो पेशेंट रेडिएशन थेरेपी से जस्ट होके निकले होते हैं, तो उनकी कुछ स्किन के पार्ट्स में सेंसेशंस नहीं होती कुछ टाइम तक, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ पे सेंसेशंस नहीं है वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोड्स नहीं लगाने हैं, क्योंकि पेशेंट बता ही नहीं पाएगा कि उसको करंट कितना लग रहा है और इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकते हैं। फिर सेकेंड आता है असेंबली ऑफ अपैरेटस। असेंबली ऑफ अपैरेटस में आपको जो भी चीज़ें यूज़ करनी है अपनी ट्रीटमेंट में, वो आप सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा करोगे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं जैसे अल्ट्रासाउंड का, तो आपको यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन का पूरा अपैरेटस चाहिए, ठीक है, अल्ट्रासोनिक जेल चाहिए, कॉटन्स चाहिए। तो आपको सारा अपैरेटस रेडी करना है, और यही टाइम होता है आपका जब आप सारे अपैरेटस को टेस्ट करते हो विजुअली, और जो आपके केबल्स हैं, वायर्स हैं, स्विचेस हैं, वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर थर्ड आता है प्रिपरेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द अपैरेटस। तो अब आपको जो आपका अपैरेटस है आपने सारा वहाँ पे रख दिया था, उसको प्रिपेयर करना है, स्विच पे लगाना है, स्विच ऑन करना है, और टेस्ट करना है कि ये अपैरेटस ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। अल्ट्रासाउंड जैसे हमने यहाँ पे लिया एग्जांपल, तो आप अल्ट्रासाउंड के हेड पे वाटर ड्रॉपलेट डाल के मशीन ऑन कर सकते हो। तो वो जो ड्रॉपलेट है, वहाँ पे जो पानी है, वहाँ पे साउंड वाइब्रेशन की वजह से कुछ रिपल्स आएंगी पानी के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि हाँ अल्ट्रासाउंड ढंग से काम कर रहा है। ऐसी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस पे इलेक्ट्रोड्स पहले आप अपने हाथ पे लगा सकते हो देखने के लिए कि करंट ढंग से आ रहा है कि नहीं। उसके बाद आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ द पार्ट टू बी टेस्टेड। तो जिस पार्ट पे हम मोडालिटी लगाने वाले हैं, आपको वो पार्ट को प्रिपेयर करना है, उस पार्ट को वॉश करना है, क्लीन करना है, और उस पार्ट को रिलैक्स करना है, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे कुछ करंट लगाने वाले, तो पेशेंट हो सकता है उस पार्ट को टेंस रखे, टाइट रखे। फिर आ जाता है सेटिंग अप। ये सब होने के बाद अब आप मशीन को सेट करोगे उस डोजेज पे जो कि बेस्ट सूटेड है पेशेंट के लिए। हमने यहाँ पे देखा ट्रीटमेंट विंडोज कुछ होती हैं, तो वो आपने सेट कर ली। तो जैसे हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड यूज़ कर रहे हैं, तो अल्ट्रासाउंड को आप 1 मेगाहर्ट्ज या 3 मेगाहर्ट्ज और किस इंटेंसिटी पे सेट करना है वो आप सेट कर लोगे। उसके बाद 6 आता है इंस्ट्रक्शंस एंड वार्निंग। तो आपको पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है कि आपको जैसे यहाँ पे कोई भी अपैरेटस पे हाथ नहीं लगाना है, आपको स्टिल रहना है, ठीक है, आपको बीच बीच में इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो उठाने नहीं है, आप खुद से स्विच बंद नहीं कर सकते बीच में। और कुछ वार्निंग आप दे सकते हैं, जैसे कि अगर आपको जो ये हीट आपको फील हो रही है, अगर ये कंफर्टेबल रेंज से थोड़ी बाहर जाए तो आपको बर्न हो सकता है यहाँ पे। तो जो पेशेंट है वो आपको वर्बली बता सकता है जब ऐसा हो रहा हो। फिर आ जाता है एप्लीकेशन। अब आपको अप्लाई करना है ये सब गाइडलाइंस फॉलो करने के बाद उस मोडालिटी को, और अप्लाई करते टाइम हो सके तो आपको पेशेंट के साथ ही रहना है, इंटरेक्ट करते रहना है, ठीक है, और जितने टाइम तक ट्रीटमेंट चल रहा है आपको पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कि क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। फिर आ जाता है टर्मिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। आपको सेफली सारा कुछ जो भी अपैरेटस है वो बंद करना है, पेशेंट का एरिया वो क्लीन करना है। जैसे कि आपने यहाँ पे अल्ट्रासाउंड लगाया है, तो आप कॉटन स्वैब से जो जेल है उसको साफ़ करोगे, अपैरेटस में जो जेल लगा है उसको साफ़ करोगे, स्विच अच्छे से बंद करोगे, और यहाँ पे देखोगे कि जो डिज़ायर्ड इफेक्ट आपको चाहिए था वो पेशेंट में मिला है कि नहीं। ज़रूरी नहीं कि हर इफेक्ट आपको देखने को मिले। जैसे अब पेन है तो आप पेशेंट को पूछ सकते हो कि पेन कम कैसा है अब, ठीक है, और या फिर आपको अगर वेजो डायलेशन चाहिए थी तो आप विजुअली देख सकते हो कि उस एरिया में रेडनेस है कि नहीं थोड़ी बहुत।
तो यहाँ पे आप जब अपने ट्रीटमेंट को एंड करते हो तो जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आपको डिजायर्ड थे वो आप देख सकते हो। लास्ट आता है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है। जो भी आपने इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी दी है वो आपने किस डोज पे दी है, कितने टाइमिंग तक दी है और क्या उसका इफेक्ट हुआ है कि नहीं, वो रिकॉर्ड करना ज़रूरी है अपनी सेफ्टी के लिए, पेशेंट की सेफ्टी के लिए। और पेशेंट जब अगली बार आए तो आप उसको बेस्ट और ट्रीटमेंट दे सको। ठीक है, अगर ये जो आपने मोडालिटी दी है कुछ टाइम तक काम नहीं करी तो आप पेशेंट के टाइम वेस्ट ना करके कुछ और मोडालिटीज दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो हमको भी नहीं पता होता कि इस मोडालिटी से ये इफेक्ट आएंगे कि नहीं, तो हम हिट एंड ट्रायल करते हैं। तो इसीलिए आपको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है जो भी इफेक्ट इस मोडालिटी के थ्रू आए हैं वो देखने के लिए। तो जैसे कि आप इलेक्ट्रोथेरेपी में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो तो पॉसिबल है कि कभी कभार इलेक्ट्रिकल शॉक या इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकते हैं पेशेंट में। तो क्या इमरजेंसी प्रोटोकॉल आपको यूज़ करना चाहिए जब भी इलेक्ट्रिकल शॉक का कोई केस हो? तो सबसे पहले आपको उस जगह पे जाना है और वो सेफ़ होनी चाहिए जगह। आपको पहले जो पूरा इन्वायरमेंट है उसको ऑब्जर्व करना है और फिर जाके जो प्लग हैं, स्विचेस हैं, उनको बंद करना है और निकालना है प्लग को। ठीक है, तो सबसे पहले रिमूव कनेक्शंस। उसके बाद एयरवे और ब्रीदिंग चेक करनी है आपको पेशेंट की। और अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ब्रीथ कर पा रहा है, बात कर पा रहा है और फ्लूइड इनटेक कर सकता है तो हमको पेशेंट को पानी पिलाना है और गर्म पानी नहीं पिलाना, गर्म ड्रिंक्स नहीं पिलानी। ठीक है, और तो सबसे पहले आपको कनेक्शंस रिमूव करने हैं, फिर एयरवे ब्रीदिंग चेक करनी है, फिर अगर पेशेंट पानी पी सकता है तो पेशेंट को पानी पिलाना है। उसके बाद आपको जो अगर पेशेंट ने टाइट क्लोथिंग पहन रखी है तो उनको निकालना है और जो एम्बुलेंस है उसको कॉल कर देना है, या फिर अगर आप हॉस्पिटल में ही हो तो बर्न यूनिट को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। और ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो ऑक्सीजन पेशेंट को देनी है। और अगर सीवियर बर्न है तो जैसे ही इमरजेंसी यूनिट में आप ले जाओगे तो पेशेंट को फ्लूइड रिससिटेशन पे चढ़ाना है अगर सीवियर बर्न हो तो। और अगर पेशेंट को कोई वुंड आया है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल बर्न की वजह से आया हो या फिर साइड में गिरने की वजह से आया हो, क्योंकि डीसी पेशेंट को थ्रो कर देता है जैसे ही पेशेंट उसके कॉन्टैक्ट में आता है और एसी चिपका के रखता है अपने पास। ठीक है, तो अगर डीसी थ्रो कर रहा है उसको तो पेशेंट कहीं भी जाके लग सकता है। तो चाहे वो इलेक्ट्रिकल बर्न का वुंड हो या फिर नॉर्मल वुंड हो, आपको वुंड केयर करनी है। तो ये सब ना हो इसलिए आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले आपको रेगुलर चेक करना चाहिए आपके सारे अपैरेटस को। जो भी इलेक्ट्रोथेरेपी आप यूज़ कर रहे हैं, मोडालिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, उनका रेगुलर चेक होना चाहिए कि वो ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं। दूसरा, जो भी वायर्स हैं वो सारी इंसुलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी कोई कट नहीं होना चाहिए। अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो जो फ्लोरिंग है आपकी वो फ्लोरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, फ्लोरिंग ड्राई होनी चाहिए। और जो आप वाटर कंटेनर्स यूज़ कर रहे हो, वाटर कंटेनर्स को आपको इंसुलेटिंग सरफेसेस पे रखना चाहिए, जैसे कि वुडन सरफेसेस पे आप रख रहे हो। तो ये था इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोथेरेपी। तो आई होप इलेक्ट्रोथेरेपी एज अ सब्जेक्ट क्या है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोथेरेपी क्यों ज़रूरी है, इलेक्ट्रोथेरेपी काम कैसे करती है, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर इलेक्ट्रोथेरेपी काम करती है, आपको पता चल गया होगा। तो अब इसके बाद से हम इंडिविजुअल मोडालिटी स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी शुरू में हम थ्योरी ही कवर करेंगे हर मोडालिटी की ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चेस। प्रैक्टिकली जब मौका मिलेगा तो प्रैक्टिकली करते हुए भी सिंगल मोडालिटीज़ में डालूंगा। तो अभी फ़िलहाल ये इलेक्ट्रोथेरेपी की जो प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ, तो इंट्रोडक्शन के बाद इंडिविजुअल मोडालिटीज़ आएंगी। तो फर्स्ट मोडालिटी जो मैं बताऊंगा वो है अल्ट्रासाउंड। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए जो नए हैं इस चैनल पे वो बाकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड मेरे चैनल पे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि जो टॉपिक्स मैं आगे फ्यूचर में कवर करूं।